तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है ड्रग यूज्ड इन पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, एसिड का सिक्रीशन कम करा दो, या फिर एसिड ज़्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज कर दो, या फिर जो अल्सर हो गया उसको प्रोटेक्ट कर देंगे उसको चारों तरफ कवरिंग करके। और अगर H. पायलोरी से अल्सर हो रहा है तो उसको एंटीबायोटिक देकर ट्रीट कर देंगे। तो यही अल्सर को प्रोटेक्ट करके, या फिर अल्सर के लिए जो एसिड ज़्यादा हो रहा है तो उससे अल्सर की और ज़्यादा कंडीशन खराब हो रही, तो वो सब हम ड्रग अलग अलग मैकेनिज्म से देंगे। सबसे पहले मैकेनिज्म आती है गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन इनहिबिटर, जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले आता है H2 एंटीहिस्टामिनेट। ठीक है, उसमें सिमेटिडिन, रानिटिडिन, फेमोटिडिन, रोक्साटिडिन। ठीक है, ये आ जाते हैं। फिर एंटीकोलिजिन में पिरेंजापिन, टिलेंजापिन आता है। फिर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ये सब आते हैं। फिर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग मिसोप्रेस्टोल। तो गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में 4 मैकेनिज्म से, मतलब 4 तरीके हैं जिससे कि होता है, 4 ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं। फिर गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर, तो इसमें एंटासिड आते हैं, तो सिस्टमिक और नॉन सिस्टमिक 2 टाइप के हैं। तो सिस्टमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सिस्ट्रेट, और नॉन सिस्टमिक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड याद करना और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड याद कर लेना। ठीक है, फिर अल्सर प्रोटेक्टिव में जो अल्सर के ऊपर कवरिंग बना कर रखेंगे उसमें आता है सुक्रालफेट और कोलोइडल बिस्मथ सबसिट्रेट। ठीक है, CBS। फिर एंटी-H. पायलोरी में तो सारी जितनी एंटीबायोटिक वो सब आ जाएंगे, एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल, टेट्रासाइक्लिन, CBS भी दे देते हैं साथ में। ठीक है, तो ये सब एंटी-H. पायलोरी में आ जाएंगे। तो 4 ग्रुप ऑफ डिसीज है, अपन को इसी को डिटेल में पढ़ना यही आता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ड्रग दैट इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। तो इसमें जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर था ना, जिसमें ओमिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, लेंसोप्राजोल आ रहा था, वो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहले। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या है, जो प्रोटॉन पंप होता है वो फाइनल स्टेप ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन में क्रूशियल रोल प्ले करता है। प्रोटॉन पंप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फाइनल स्टेप ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। ठीक है, तो ओमिप्राजोल जो है वो प्रोटोटाइप ड्रग है। फिर ये क्या है, अदर जो है लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल और एविप्राजोल, ये सब होती हैं। तो कैसे एक्शन होता है, देखो सबसे पहले कि जो PPI है वो एक्ट कैसे करती है। सबसे पहले PPI जो है वो अपनी एब्जॉर्ब होती है किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिर ब्लड में जाएगी, ब्लड से जाएगी अपने पेरेंटल सेल में, पैराइटल सेल में। फिर पैराइटल सेल के बीच में से देखो ये कैनालिकुलाई प्रेजेंट होती है, ब्लड से आई अपने पैराइटल सेल, पैराइटल सेल के ये कैनालिकुलाई प्रेजेंट है, इसमें आएगी PPI। फिर PPI कन्वर्ट होगी सल्फिनामाइड में अपने एक्टिव फॉर्म में, किसके प्रेजेंट में, एसिड के प्रेजेंट में, कन्वर्टेड टू सल्फिनामाइड एक्टिव एंड चार्ज फॉर्म। तो सल्फिनामाइड है एक्टिव एंड चार्ज फॉर्म होता है। फिर ये क्या करेगा, एक्टिवेटेड फॉर्म सल्फिनामाइड बाइंड्स टू कोवेलेंटली विद SH ग्रुप ऑफ द प्रोटॉन पंप एंड इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड। तो ये सल्फिनामाइड था ना जो, इसने प्रोटॉन पंप से बाइंड हुआ और प्रोटॉन पंप को इरिवर्सिबली इनहिबिट कर दिया। अब प्रोटॉन पंप इरिवर्सिबली इनहिबिट हो गया, अब ये खत्म हो गया, कभी काम नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, तो ये हो गया कैसे एक्ट करती है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में गई, फिर ब्लड में गई, फिर पैराइटल सेल में गई, फिर कैनालिकुलाई में जाके अपने एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हुई। एक्टिव फॉर्म में उसका जुड़ गया SH ग्रुप से, SH ग्रुप के साथ कोवेलेंटली इरिवर्सिबली बॉन्ड बना दिया। अब वो प्रोटॉन पंप उसको पूरा खराब करके रख दिया। फिर PPI आर द मोस्ट पावरफुल इनहिबिटर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं। PPI आर एडमिनिस्ट्रेशन ओरली अबाउट 30 मिनट बिफोर फूड, 30 मिनट पहले देना खाने के। फिर PPI आर अवेलेबल इन एज एंट्रीकोटेड फॉर्म या फिर पाउडर कंटेनिंग सोडियम बाइकार्बोनेट में देते हैं, जिससे कि इसका एक्टिवेशन एसिड स्टमक, मतलब अपना स्टमक में ना हो। ठीक है, जो इसका एसिड है ना ये एक्टिवेशन के लिए लगता है, तो स्टमक में ना हो, अपना पूरा ब्लड से जाए पूरा घूम के। ठीक है, और इसको खाने के पहले इसलिए देते हैं अपन। ठीक है, तो अपन 30 मिनट बिफोर फूड देंगे। और एंट्रीकोटेड गोली आती है जिससे कि ये अपने GIT में एक्टिवेट ना हो, ये अपना पूरा एब्जॉर्प्शन की जो साइकिल है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, फिर ब्लड में जाए, फिर कैनालिकुलाई से आके फिर एक्ट करे। तो इसलिए अपन एंट्रीकोटेड या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के पाउडर के साथ देते हैं अपन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इसके यूजेस क्या है, पेप्टिक अल्सर में काम आएगी। ठीक है, पेप्टिक अल्सर में जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है ना, मोस्ट पावरफुल एसिड सप्रेसिव एजेंट है ना, एसिड सिक्रीशन एकदम कम कर देंगे। इनहिबिट ऑल द फेज ऑफ द गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जितने भी सिफेलिक फेज, एंट्रिक फेज, जितने भी फेज होते हैं ना एसिड सिक्रीशन के, फिजियोलॉजी में अपन ने पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, उन सबको इनहिबिट करेगी। PPI आर सुपीरियर टू द H2 ब्लॉकर्स, जो अपन H2 ब्लॉकर्स भी आगे पढ़ेंगे ना, उससे अच्छी ड्रग है। PPI सबसे बेस्ट ड्रग है। फिर ड्यूडेनल अल्सर और अपन ने गैस्ट्रिक अल्सर 2 पढ़े थे पैथोलॉजी में, तो वही ड्यूडेनल अल्सर में 4 वीक की थेरेपी देते हैं और गैस्ट्रिक अल्सर में 6 to 8 वीक की थेरेपी देते हैं हीलिंग के लिए। ठीक है, और कहाँ काम आ सकते हैं, इन एक्यूट ब्लीडिंग अल्सर इंट्रावीनस PPI आर प्रेफर्ड। तो अपन इंट्रावीनस PPI देते हैं एक्यूट ब्लीडिंग में। ठीक है, जैसे कि वो क्या करेगा, एसिड सिक्रीशन को सप्रेस कर देगा और हीलिंग को प्रमोट करेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपना पेप्टिक अल्सर में, ये थोड़ा बहुत लिख देंगे। फिर उसके बाद आता है PPI आर यूज प्री ऑपरेटिवली टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन निमोनिया। एस्पिरेशन निमोनिया के रिस्क को कम कर देता। ठीक है, तो जैसे ऑपरेशन वगैरह करना है तो उसमें क्या होता है कि जो अपने गट में एसिड वगैरह एक्यूमुलेट है वो अपना इसमें जा सकता है, ट्रैकिया में जा सकता है, जिससे निमोनिया हो जाएगी। तो उसको एसिड की सिक्रीशन को कम करेगा, तो उससे एस्पिरेशन निमोनिया नहीं होगी। फिर नेक्स्ट आता है जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम के लिए। तो ठीक है, जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में होता क्या है, हाइपरगैस्ट्रीनीमिया होता है विथ मल्टीपल पेप्टिक अल्सर, है ना। इसमें ट्यूमर हो जाता है अपने स्टमक में, जिससे कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन ज़्यादा होता है और अल्सर हो जाते हैं। तो इसलिए अपन इसको देते हैं जोलिंजर एलिसन सिंड्रोम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है जर्ड,
अपना गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स। इसमें वही होता है कि अपना रिफ्लक्स हो जाता है जिससे कि जो अपना लोअर ईसोफेगस है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है। तो ये क्या करेगा, द गोल ऑफ थेरेपी इज टू प्रोड्यूस सिम्टम रिलीफ एंड हील एरोसिव ईसोफेजाइटिस। ईसोफेगस में इन्फ्लेमेशन हो गया उसको रोकेगा और कॉम्प्लिकेशन वगैरह को रोकेगा। एसिड सिक्रीशन कम होगा तो वो जो अपना ईसोफेगस है ना वहाँ पर इन्फ्लेमेशन नहीं होगा। फिर पेशेंट विद एरोसिव ईसोफेजाइटिस और पेप्टिक अल्सर विद स्ट्रक्चर नीड प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन थेरेपी विद पीपीआई। तो जिनके अंदर भी ईसोफेजाइटिस है या फिर पेप्टिक अल्सर बहुत ज़्यादा देर तक है और स्ट्रक्चर मतलब होता है कि कोलैप्स हो गई है इंटेस्टाइन, मतलब कि वो कॉन्स्ट्रक्ट हो गई उसके लिए, तो उसमें देते हैं अपन, ठीक है। इसके यूजेस हो गए। फिर आते हैं एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट जनरली पीपीआई वेल टॉलरेटेड होते हैं, पर इसके साइड इफेक्ट अपने जो वो वाले हैं जीआईटी वाले, हेडेक, नोजिया, डायरिया, एब्डोमिनल पेन होता है। स्किन रैशेज, एथरेल्जिया भी हो सकता है। लॉन्ग टर्म यूज से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है ना। फिर क्रॉनिक यूज आर ऑल्सो रिजल्ट इन हाइपर गैस्ट्रीनीमिया विच में प्रीडिस्पोज टू गैस्ट्रिक ट्यूमर, तो गैस्ट्रिक ट्यूमर भी करा सकती है। गायनिकोमेस्टिया एंड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन विथ ओमिप्राजोल, ओमिप्राजोल के साथ देखा गया है गायनिकोमेस्टिया और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट ग्रुप आता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट अपने ड्रग के नाम ऊपर देख ही लेते हैं। मैकेनिज्म एक्शन ये होता है कि जो अपने गैस्ट्रिक सेल में H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं उनको जाके ब्लॉक करेगा और वहाँ से गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करेगा। जैसे अपना प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सारे फेजेस में एक्ट कर रहा था, उसके सप्रेस कर रहा था, ये भी सारे फेजेस में सप्रेस करता है। बेसल से पहले गैस्ट्रिक सारे फेज के एसिड सिक्रीशन को कम करेगा। फिर थेरेपेटिक यूज में ये है कि जो H2 ब्लॉकर होता है ना वो लेस इफेक्टिव होता है पीपीआई से, बाकी यूज पूरे सेम है। पेप्टिक अल्सर, पोस्ट ऑपरेटिव, फिर जर्ड और जॉलिसन एलिजन सिंड्रोम, ठीक है। फिर उसमें दो ड्रग हैं अपने, सिमेट्रिडिन, रेनिट्रिडिन, है ना। इसी से अपन क्या देखेंगे, साइड इफेक्ट भी देखेंगे। तो ऐसे मानते हैं कि रेनिट्रिडिन जो है वो अच्छी ड्रग है। तो ये दोनों H2 ब्लॉकर हैं, एक तो सेम है, मोर पोटेंट होती है रेनिट्रिडिन। फिर इसका एक्शन भी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। सिमेट्रिडिन जो होता है एंजाइम इनहिबिटर होता है जो कि दूसरे ड्रग के से इंटरेक्ट करेगा, है ना, और उनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ा देगा जैसे फेनिटोआइन की, डाइजॉक्सिन की, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या है, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। जो सिमेट्रिडिन है प्रोलैक्टिन लेवल को बढ़ा देगा जिस वजह से मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, गैलेक्टोयूरिया, गायनिकोमेस्टिया, ओलिगोस्पर्मिया, इंपोटेंशन मेन हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसमें कोई भी ऐसी एंटी एड्रेनर्जेनिक इफेक्ट नहीं है और ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाएगा जिससे कि सीएनएस साइड इफेक्ट देखें, जबकि ये पुअरली ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है। बाकी मतलब ये है कि रेनिट्रिडिन में सारे अच्छे काम है, पोटेंट भी ज़्यादा है, लॉन्गर ड्यूरेशन को भी एक्ट कर रही है और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो साइड इफेक्ट पूछे कि एंटी H2 एंटागोनिस्ट में क्या है तो ये लिख देना पूरे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक में आता है पिरेंजापिन, टिलेंजापिन, ये M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करके ये अपना इफेक्ट करते हैं, एसिड सिक्रीशन कम कराते हैं। फिर नेक्स्ट आता है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, इसमें मीजोप्रोस्टल आता है, सिंथेटिक पीजीआई एनालॉग है। तो ऐसे ओरली देते हैं और किसके लिए करते हैं, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ एनसेड इंड्यूस्ड गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर। जो एनसेड ड्रग है उससे जो भी गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए काम आता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, इंक्रीज म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, दे ऑल्सो इंक्रीज द म्यूकोसल ब्लड फ्लो। म्यूकोसल ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करेंगे, म्यूकस और बाइकार्बोनेट के सिक्रीशन को बढ़ाएंगे, गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कम करेंगे। तो कुल मिला के साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है अल्सर प्रोटेक्टिव, ठीक है। अपन ने अब तीसरे ग्रुप में आ गए। तो अल्सर प्रोटेक्टिव में आप सबसे पता है सुक्रालफेट। सुक्रालफेट क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फेटेड सुक्रोज, ठीक है। ये क्या करता है, इसको एसिडिक एनवायरमेंट चाहिए पड़ता है, pH 4 चाहिए पड़ता है एक्टिवेट होने के लिए। जब ये pH 4 मिल जाएगी इसको स्टमक में तो सुक्रालफेट क्या पॉलीमराइज करेगा और जो भी अल्सर रहेगा ना उसके चारों तरफ स्टिक हो जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म स्टिकी पॉलीमर दैट अधेयर टू द अल्सर बेस एंड प्रोटेक्टेड। तो अल्सर को चारों तरफ से घेर लेगा और उसको बचाएगा, ठीक है। इट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर लोकली, दस प्रोड्यूस साइटोप्रोटेक्टिव इफेक्ट। तो अपन ने प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर इफेक्ट देखे ही थे कि क्या क्या कराता था। तो प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को बढ़ाएगा और एपिडर्मल ग्रोथ भी बढ़ाएगा, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्रीज द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट सिक्रीशन, एनहेंस द म्यूकोसल डिफेंस रिपेयर। म्यूकस और बाइकार्बोनेट को भी बढ़ाएगा जिससे कि जो अल्सर है ना वो बेटर हील हो सके, ठीक है। तो ये हो गया अपना सुक्रालफेट। फिर अपना नेक्स्ट आता है बिस्मथ कंटेनिंग प्रिपरेशन। तो इसमें CBS आता है, कोलोइडल बिस्मथ सबस्ट्रेट, है ना। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन अभी अननोन है थोड़ा, और ये बस यही है, प्रेसिपिटेट प्रोटीन एंड प्रोटेक्ट अल्सर बेस, है ना। प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करेगा और अल्सर बेस को प्रोटेक्ट करेगा। PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस बढ़ाएगा, म्यूकस और बाइकार्बोनेट का सिंथेसिस बढ़ाएगा, ठीक है। और इसकी कुछ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी भी तो H. pylori के अगेंस्ट भी काम आ सकते हैं, इसलिए अपन H. pylori के रेजिमेन में भी इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अपना नेक्स्ट आता है ड्रग दैट न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड। तो उसमें आता है एंटासिड। एंटासिड अपन दो प्रकार के पढ़ते हैं, नॉन सिस्टमिक और सिस्टमिक, ठीक है। तो एंटासिड क्या होते हैं, वीक बेसिस होते हैं जो कि न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड को स्टमक में और pH बढ़ने नहीं देते हैं। तो एक आइडियल एंटासिड में क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, शुड बी इनसॉल्युबल होना चाहिए और कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एसिड। CO2 लिबरेट नहीं होना चाहिए, नॉन एब्जॉर्बेबल होना चाहिए। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर क्या ही फायदा, फिर GIT में फिर काम ही नहीं कर पाएगा। और नॉट डिस्टर्ब एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को भी डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये होते हैं आइडियल एंटासिड का काम, मतलब आइडियल एंटासिड में ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो नॉन सिस्टमिक में सबसे पहले मैग्नीशियम हाइड्रो
हाइड्रोक्लोराइड याद कर लो और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड याद कर लो, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट याद रह जाए तो ठीक है, ये दोनों तो याद करनी है। तो अपन क्या करते हैं, कंबाइन थेरेपी देते हैं बेनिफिशियल इफेक्ट के लिए, है ना। किसी का कोई साइड इफेक्ट होता है, किसी का कुछ, जैसे एल्यूमिनियम सॉल्ट है ना, इसका साइड इफेक्ट होता है कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम सॉल्ट है ना, इसका होता है डायरिया, दोनों को मिला देंगे, डायरिया कॉन्स्टिपेशन करके नॉर्मल हो जाएगा। तो दोनों के एडवर्स इफेक्ट काउंटरएक्ट एक दूसरे को कर देंगे और अपन नॉर्मल हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो रैपिड एक्ट करता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो स्लो एक्ट करता है, दोनों कंबाइन कर देंगे तो बढ़िया सस्टेंड इफेक्ट आ जाएगा। फिर डोज ऑफ इंडिविजुअल एंटी एसिड इज रिड्यूस्ड, इससे क्या होगा, कॉम्बिनेशन करने की जो इंडिविजुअल एंटासिड का कंसंट्रेशन था, जैसे अपन को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन देनी पड़ रही थी, दोनों को देंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो जो डोज है वो कम हो जाएगी और डोज कम होगी तो इससे सिस्टमिक टॉक्सिसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया दोनों को कंबाइन करके क्या फ़ायदा मिला। फिर आता है सिस्टमिक एंटासिड। सिस्टमिक एंटासिड में कौन आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट है तो सिस्टमिक, पर इसमें बहुत ज़्यादा ये प्रॉपर्टी आइडियल नहीं है, तो ये अपने गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम करने में काम मतलब ज़्यादा नहीं आती, तो रैपिडली न्यूट्रलाइज गैस्ट्रिक एसिड बट द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज शॉर्ट। तो इसका एक्शन शॉर्ट है पर इसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट, CO2 वगैरह प्रोड्यूस करता है, बहुत सारे काम करता है। तो अपन इसको गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन कम करने के लिए नहीं, अपन इसको यूज़ करते हैं एल्कलाइज द यूरिन एंड ट्रीट एसिडोसिस, इसके लिए अपन यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अपना सिस्टमिक एंटासिड और नॉन सिस्टमिक एंटासिड पढ़ लिया। फिर अपना लास्ट आता है एंटी H पाइलोरी एजेंट। तो इसमें अपन क्या है कि एंटी माइक्रोबियल देंगे या फिर एंटी बैक्टीरियल देंगे, और हमेशा अपन कॉम्बिनेशन थेरेपी यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी, टू प्रिवेंट और डिले द डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म, रेजिस्टेंस डेवलप ना हो, ठीक है, प्रिवेंट रिलैप्स भी ना हो और रैपिड अल्सर हीलिंग हो। एक ही से करेंगे तो अल्सर हीलिंग और इन सब प्रॉपर्टी में कमी आएगी, पर ये अपन कॉम्बिनेशन करेंगे तो नहीं होगा। एरिकेट H पाइलोरी इन्फेक्शन, पूरी तरीके से H पाइलोरी को खत्म कर दे, रेजिस्टेंट डेवलप ना हो, रिलैप्स ना हो और अल्सर हीलिंग को प्रमोट करें, ठीक है, H पाइलोरी को भी एरिकेट कर देगा। तो ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, 1 वीक to 2 वीक होना चाहिए, है ना। लगभग 40 डेज की जो थेरेपी है वो इफेक्टिव होती है। इसके एग्जाम्पल है अमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लेथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल एंड ट्रिनिडाजोल, ठीक है। फिर इसकी दो थेरेपी बहुत फेमस है, ट्रिपल थेरेपी और क्वाड्रपल थेरेपी, ये उसमें पूछी जा सकती है 2 नंबर में। तो अपन 40 डेज की ट्रिपल थेरेपी देते हैं, जिसमें कैप से याद कर लो, क्लेरिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन और पी से प्रोटोन पंप इनहिबिटर में लेंसोप्राजोल, ठीक है। फिर क्वाड्रपल थेरेपी में कॉम्ट से याद किया है मैंने, CBS, O से ओमिप्राजोल, M से मेट्रोनिडाजोल और T से टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। तो ये थी अपनी H पाइलोरी इन्फेक्शन के लिए, ये पूरे अपने जो है ड्रग्स पेप्टिक अल्सर के लिए काम आती हैं और इंपॉर्टेंट है, पूरी पढ़ लेना। थैंक यू।